नमस्कार स्टूडेंट्स। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में आज हम लोग यहाँ पे इन न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। चलिए देखते हैं ये क्या कहती है। कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताती है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी कभी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जब अर्ली टाइम था तो उस समय में बहुत सारे लॉज नहीं थे कि जो कि लोगों के हितों को, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि लोग जो है उनको इल ट्रीट ना करें। तो पहले का वक्त या शुरुआती दौर जो हम कहेंगे, समय जो था, वो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ बराबर ही था। ऐसे भी चीज़ें थी जहाँ पे कि इनसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। कहा गया कि लेकिन अभी जो वक्त है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेवरल लॉज यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि लोगों को देखते हैं, ये काम करते हैं कि उनकी डिग्निटी, आत्मसम्मान को और उनको जो बराबर का दर्जा मिला हुआ है, स्थान मिला हुआ है, उसको कोई भी यहाँ पे हैम्पर ना करे। कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल बिफोर लॉ है। यहाँ पे प्रेसिडेंट हो कंट्री का या फिर एक डोमेस्टिक वर्कर, इन सबको सेम लॉज फॉलो करने होते हैं। भारतीय संविधान में दोनों के लिए जो लॉज हैं वो बराबर लिखे गए हैं। कहा गया कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। किसी भी तरह से, जाति हो, धर्म हो, कास्ट, क्रीड, जन्म का स्थान हो, या फिर वो महिला या पुरुष है, किसी भी तरह से उनके राइट्स को हैम्पर नहीं किया जा सकता, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक प्लेसेस में, इंक्लूडिंग जितने भी प्लेग्राउंड्स हैं, होटल हैं, शॉप और मार्केट है, सब जगह आ जा सकते हैं। जबकि आपको अगर पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, कि उस समय में क्या था, वक्त ऐसा था कि सोसाइटी जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटेड थी। और उस वक्त में कुएं हो या फिर जो रोड्स हैं या बाथिंग घाट्स हैं, यहाँ पे कुछ जातियों का जाना वर्जित था। लेकिन जब से संविधान बना तो उस समय से हर एक व्यक्ति के लिए सब कुछ को एक्सेस किया गया। हर एक व्यक्ति सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है। और अगर देखा जाए तो अनटचेबिलिटी, जो ये छुआछूत है, अछूत वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से मिटाया गया। कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो इन इक्वालिटीज़ को किस तरह से ट्राई करती है कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले कि इसको थ्रू लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि नियम बनाकर, कानून बनाकर। उसके अलावा है कि दूसरा प्रयास ये करती है गवर्नमेंट कि लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाए, कुछ स्कीम्स लाए, ताकि जो कहते हैं कि जो लाभ से वंचित हैं, जिनको अभी तक वो एडवांटेज नहीं मिल पाया है, उन कम्युनिटीज़ को के अपलिफ्टमेंट में, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर उन सबको मिल सके जो उनको पास्ट में नहीं मिला था। तो गवर्नमेंट इस तरह के स्कीम्स लाकर हमेशा प्रयासरत रहती है कि जो दबा हुआ समाज था या फिर जो ऐसा वर्ग था जिसको आज तक सुविधाएं मुहैया नहीं हुई थी, उनके लिए काम किया जा सके। सेकंड टॉपिक है हमारा इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि और अगर दूसरे डेमोक्रेसीज से कंपेयर करें तो कौन कौन से वहाँ पे ऐसे मुद्दे थे जो कि ये बता रहे थे कि इनमें असमानता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा अपने इंडिया के कुछ स्कीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारा मिड डे मील स्कीम, ठीक है। मिड डे मील स्कीम है क्या? इसको हम लोग हिंदी में मध्याह्न भोजन कहते हैं, दोपहर का खाना, ठीक है। कहा गया है कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, जिसने ये योजना लागू किया। इसमें ये कहा गया था कि ये जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कुक्ड लंच मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये तय किया कि बच्चों को दोपहर का खाना उनका स्कूल उपलब्ध कराएगा,
तमिलनाडु जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पे कि ये स्कीम 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको इम्प्लीमेंट किया, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये बताया गया कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो शुरू करें इस प्रोग्राम को, ठीक है, 6 महीने के अंदर। तो ये आप कह सकते हो कि एक बेहतरीन स्कीम था, ताकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हों, रेगुलर हों स्कूल में अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए, और अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हो सके। और ऐसा देखने को भी आया कि बच्चों का जो रुझान है, उनका जो इंटरेस्ट है वो स्कूलों की तरफ बढ़ गया। क्योंकि मिड डे मील स्कीम के पहले ऐसा था कि हर बच्चा जो स्कूल आया और फिर घर वापस लौटा, तो इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी परिवारों को कि घर जब वो लौट रहे हैं तो उनको खाना दोपहर का दिया जा सके। तो इसने कहीं ना कहीं, एक तो सबसे पहले कि जो हमारे जो गांव के ग्रामीण बच्चे हैं या शहरों में जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि उनको अब खाना भी स्कूल में मिल रहा है और वो भी पौष्टिक खाना मिल रहा है, ठीक है। तो कहा गया कि पहली चीज़ तो है कि चलिए आपने एक बड़ी सी आबादी जो आने वाले समय में भारत का युवा होगा, उसके लिए एक ये बेहतर प्रयास किया। दूसरी चीज़ ये हुई कि इसने रिड्यूस कर दिया जो कास्ट में पक्षपात थे, ठीक है, क्योंकि लोअर और अपर क्लास के जो भी बच्चे थे वो सब अब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात है, वो भी कम होने लगा। उसके अलावा कहा गया है कि ये जो पुअर बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो हंगर है उसको भी, ऑब्वियस ही चीज़ है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है। तो पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, अगर पेट भरा हुआ नहीं है दिमाग चलेगा कैसे। तो ये चीज़ सबसे अच्छी हुई कि अब उन्हें खाली पेट जा कर के पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्कूल्स में जो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे कंट्री में, कि जो रिच स्कूल, जो रिच बच्चे हैं, ठीक है, उनको अच्छा स्कूल और सब कुछ अच्छा मिल रहा था, जबकि जो गरीब तबके का बच्चा है, साधारण बच्चा है, उसके पास शायद आप कह सकते हो कि खाने तक को नहीं रहता है। ये स्थिति भी थी एक वक्त में, ठीक है, कि वो स्कूल बस इसलिए छोड़ रहे हैं कि उस समय में कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे। तो सरकार ने ये बेहतर प्रयास किया, मिड डे मील स्कीम। कहा गया है कि जो आज का वक्त है, इस समय में दलित और पुअर स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे कि इक्वालिटी जो है वो एकदम एक जादू की छड़ी है और सबको बराबरी का स्थान मिल गया। आज भी है कहीं कहीं पे कि ये चीज़ें है कि हाँ ठीक है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन लॉज जो है वो ऐसे बने हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब वो दो चार बातें हर जगह होती रहती हैं, दो चार चीज़ें, घटनाएं, अब इतनी बड़ी सी ये डेमोक्रेसी है तो हो सकती है, क्योंकि कोई जादू तो है नहीं कि आप एक बार में सब कुछ ठीक कर दो। उसके अलावा है कि इक्वालिटी जो है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी में एक बिल्कुल भी माया जाल की तरह है, क्योंकि आप एक दिन में सबको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते हो। इसके लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल जो है वो आज भी चल रहा है सरकारों के थ्रू, ठीक है। लोगों के जो माइंडसेट है वो एक दिन में बदले नहीं जा सकते हैं। तो बहुत हद तक ऐसे जो स्कीम्स हैं वो हमारी जो ये बीच में गैप है, लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको फिल करने का काम करती है, पास लाने का काम करती है। जो अमीर और गरीब के बीच में जो ये खाई है उसको पाटने का काम करती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पे कि क्या क्या और जो दूसरे लोकतंत्र हैं उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं, ठीक है। तो कहा गया कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया में कि उनके लिए आइडिया ऑफ इक्वालिटी आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे, उनके एंसेस्टर्स जो थे वो स्लेव बनाकर लाए गए थे। तो उनको अभी भी क्या हो रहा था कि अफ्रीका से आए लोगों को बिल्कुल भी स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। और यहाँ पे भी इक्वालिटी का बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि इक्वालिटी जो है वो थी ही नहीं, ज़्यादा और कम की तो बात ही नहीं है, थी ही नहीं। कहा गया कि फैक्ट ये है कि यहाँ पे एक पब्लिक मूवमेंट हुआ 1950 में, जिसको कि हम लोग जानते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट या फिर इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से। तो यहाँ पे एक मूवमेंट, आंदोलन शुरू हुआ जिसमें ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, अनइक्वली जो ट्रीटमेंट है उसको हटा करके बिल्कुल भी इक्वल लॉज लाए जाएं,
ताकि जो ये लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है इसको बिल्कुल भी क्या किया जाए, इसको ख़त्म किया जा सके। अब लॉज ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो यहाँ पे ये है कि जितने स्कूल्स होंगे वो वाइट्स के लिए होंगे, वो सारी चीज़ों सारी सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पहले पुराने समय में आपके देश में आ गए हैं अब उनका क्या हो, उनको आप मार दोगे। ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनको भी आप ट्रीट करो इक्वली। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। वाइट एरिया करके इन लोगों ने क्या कर दिया था कि बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ और दूसरी जगह से आए हुए जो अफ्रीकन्स थे उनको इन्होंने बहुत ही बैडली ट्रीट कर रखा था। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इस समय में। एक लेडी थी जिनका नाम था रोज़ा पार्क, ठीक है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी। वो बस में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और इस समय में उन्होंने एक वाइट मैन को, 1955 की ये घटना है, एक वाइट मैन को उन्होंने अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। तो जिस समय में ये उन्होंने रिफ्यूज़ किया उस समय में यहाँ पे एक ह्यूज एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसको अफ्रीकन अमेरिकन्स ने बिल्कुल भी आप कह सकते हो एक आंदोलन की तरह निभाया, और इसी को सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आखिर एक ही देश में रह रहे हैं तो ये क्या बात हुई कि इस सीट पे सिर्फ वाइट ही बैठ सकता है, वो ब्लैक्स के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर वो आपके देश में स्लेव्स की तरह आए थे, यहीं उनके एंसेस्टर्स बस गए, तो आप उनको अधिकार दो। अब वो जाएंगे कहाँ? तो रोज़ा पार्क ने कह दिया कि नहीं, वो नहीं छोड़ेंगी अपना सीट, और इसी समय में स्टार्ट हो गया एक बहुत ही कह सकते हो कि बड़ा एजिटेशन, बहुत बड़ा आंदोलन, ठीक है, कि नहीं अब हमें अपना राइट लेकर रहना है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट। कहा गया कि सिविल राइट्स एक्ट आया आपका 1964 में, जिसने कि पूरी तरह से प्रोहिबिशन कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के लेवल पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इवन कि जो स्कूल्स थे वो भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए खोल दिए गए, और अब यहाँ पे सेपरेट स्कूल्स का जो चलन था कि वाइट्स का अलग स्कूल होगा, ये अलग पार्क में जाएंगे, इनको सारी सुविधाएं मिलेगी, ये चीज़ें ख़त्म हुई। अब जो अफ्रो अमेरिकन बच्चे हैं वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कहा गया कि मेजॉरिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। उसके बाद में फिर जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी भी कमी थी। वाइट स्टूडेंट्स जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे ये लोग प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ रहे थे, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं थी। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, जब ये सेपरेशन ख़त्म हुआ स्कूल्स का, तो यहाँ पे बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट मिला, और जो पुअर बच्चे हैं वो भी अच्छी कह सकते हो कि एजुकेशन को पाना स्टार्ट किए, शुरुआत हुई यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, सिविल राइट्स मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने भारत की, जहाँ पे कि हम देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 15 है, ठीक है, भारतीय जो संविधान है उसमें क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 15 है क्या। कहा गया है कि जितने भी स्टेट हैं वो किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान का ये आर्टिकल 15 ये कह सकते हो कि बेस्ट लॉ यहाँ पे देता है, बेस्ट लाइन है इसकी ये कि आप किसी भी कोई भी स्टेट भारत का किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पे। कोई भी सिटीजन जो है वो उसमें अगर डिसेबिलिटी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन है जिसमें कि वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि वो अपने लिए खुद से कोई भी काम कर सके, तो उसको ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी समाज से, सोसाइटी से काट दो, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय संविधान ने साफ साफ कहा है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन का राइट आपको नहीं है। तो आर्टिकल 15 का ये जो एजेंडा है कि आप किसी को भी पब्लिक प्लेसेस पे जाने से नहीं रोक सकते हैं, आप किसी को भी किसी भी स्कूल में पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सभी को मिलेगी। भारतीय संविधान ने साफ साफ कह दिया है कि सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, किसी भी तरह से उनको आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा
चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो चुनौतियां हैं वो हमारे देश के सामने हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कम्प्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया का कोई भी देश जो है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी को पा ही लिया है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ इक्वल है, ये नहीं कहा जा सकता है। हम धीरे धीरे सारे जो जितने भी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करते हैं। वो अपने आइडियाज़ को बिल्कुल भी ऐसे लेवल पे पुश करते हैं, धकेलते हैं, ठीक है, कि हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि हमारे कंट्री में इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि एक बार में ही सब कुछ अच्छा हो गया और किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम सब बराबर हैं। तो ये चीज़ें डे बाय डे जो इश्यूज़ हैं, नए मुद्दे जो हैं वो आते रहते हैं और हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो एक दिन में कंप्लीट डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल भी पूरी तरह से। आज भी दुनिया के जितने भी देश हैं जो डेमोक्रेटिक है उनके सामने ये चुनौती है कि वो नए मुद्दों पे किस तरह से इक्वालिटी को अपने कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक ये कहा जा सकता है हमारा जो भारत है ये पूरी तरह से लोगों के जो अधिकार हैं, ठीक है, लोगों का जो संघर्ष है उसको स्थान देता है। और भारत में ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती है। हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करें, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जीने का एक बहुत अच्छा जरिया है, तरीका है, जिसमें आप बिल्कुल भी आज़ादी से जी सकते हो अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को अगर बहुत अच्छे से फॉलो करो तो। ये था हमारा क्लास 7 का लेसन 1 कंप्लीट चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।